ले शार्टलिय सिद्धांत कहता है कि यदि साम्यावस्था पर किसी अभिक्रिया पर दबाव यानी स्ट्रेस पड़े तो कुल अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर करती है जो दबाव को कम करती है। एक संभावित दबाव साम्यावस्था पर अभिक्रिया के ताप को बदलना है। एक उदाहरण के लिए आइए एक अभिक्रिया को देखें जहां गैस ए गैस बी में बदल जाती है। इस अभिक्रिया का डेल्टा एच शून्य से कम है, जो हमें बताता है कि यह ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में गर्मी मुक्त होती है यानी गर्मी निकलती है, इसलिए हम यहाँ उत्पाद पक्ष पर प्लस गर्मी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी अभिक्रिया साम्यावस्था पर है यानी इक्विलिब्रियम पर है और फिर हम ताप को बढ़ाते हैं। ले शार्टलिय सिद्धांत के अनुसार कुल अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर करेगी जो दबाव को कम करती है। और अगर हम गर्मी को एक उत्पाद की तरह मानते हैं तो तापमान के बढ़ने पर हम मान सकते हैं कि अपने उत्पादों में से एक की मात्रा बढ़ गई है यानी एक गर्मी की मात्रा बढ़ रही है, और इसीलिए कुल अभिक्रिया उस उत्पाद को कम करने के लिए बाईं ओर अग्रसर करेगी। आइए इन चित्र और अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का उपयोग करके यह समझे कि जब हम साम्यावस्था पर अपनी अभिक्रिया पर ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। पहला चित्र साम्यावस्था पर अभिक्रिया को दर्शाता है और इसे साबित करने के लिए हम QC की गणना करके देखते हैं। हम संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर अभिक्रिया भागफल QC के व्यंजक यानी QC के एक्सप्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास A और B दोनों के सामने गुणांक यानी कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए QC का मान B की सांद्रता डिवाइडेड बाय A की सांद्रता होगा। हम जानते हैं कि B को नीले गोले द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए B की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम गिनते हैं 1, 2 और 3 नीले गोले, और यदि हर एक गोला किसी पदार्थ के 0.1 मोल को निरूपित करता है तो हमारे पास 3 × 0.1 यानी 0.3 मोल्स होंगे। और क्योंकि आयतन यानी वॉल्यूम 0.1 लीटर है, हमारी सांद्रता होगी 0.3 मोलर। तो B की सांद्रता 0.3 मोलर है। A के भी 3 कण हैं यानी 3 पार्टिकल हैं, इसलिए A की सांद्रता भी 0.3 मोलर के बराबर है। 0.3 को 0.3 से डिवाइड करने पर हमें 1 मिलता है, तो इस समय QC 1 के बराबर है। इस अभिक्रिया के लिए KC 25 डिग्री पर 1 के बराबर है, इसलिए QC KC के बराबर है, और जब QC KC के बराबर होता है तो अभिक्रिया साम्यावस्था पर होती है। तो इस पहले चित्र में अभिक्रिया साम्यावस्था पर है। इसके बाद हम साम्यावस्था पर अभिक्रिया में दबाव डालते हैं यानी स्ट्रेस डालते हैं, और यह दबाव ताप में वृद्धि है। सामान्य तौर पर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए तापमान बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है। तो 25 डिग्री पर इस अभिक्रिया का KC 1 के बराबर है, लेकिन क्योंकि हमने तापमान बढ़ा दिया है साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है। तो मान लीजिए कि इसका मान आधा हो जाता है यानी 0.5 हो जाता है अगर हम तापमान को 30 डिग्री तक बढ़ाते हैं। अब यदि हम अपने दूसरे चित्र के लिए QC की गणना करते हैं तो हमारे पास अभी भी 3 नीले और 3 लाल गोले हैं और आयतन अभी भी वही है, इसीलिए QC अभी भी 1 के बराबर है, लेकिन अंतर यह है कि KC का मान अब बदल गया है। तो QC KC के बराबर नहीं है और इसके कारण हम साम्यावस्था पर नहीं है। यहाँ QC KC की तुलना में अधिक है क्योंकि QC 1 के बराबर है और KC 0.5 के बराबर है। और जब QC KC से ज्यादा होता है इसका मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे उत्पाद है और अभिकारक कम है यानी पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए कुल अभिक्रिया बाईं ओर अग्रसर करती है। जब कुल अभिक्रिया बाईं ओर अग्रसर करती है तो B A में बदल जाता है, इसीलिए हमें एक नीला गोला एक लाल गोले में बदलते हुए दिखेगा। और इस कारण यदि हमारे पास 3 नीले गोले और 3 लाल गोले हैं और एक नीला गोला लाल गोले में बदल जाता है तो अब हमारे पास केवल 2 नीले गोले और 4 लाल गोले बचेंगे। इसीलिए जब हम अपने तीसरे चित्र के लिए QC की गणना करते हैं तो B की सांद्रता 0.2 मोलर होगी और A की सांद्रता 0.4 मोलर होगी। अब 0.2 को 0.4 से डिवाइड करने पर हमें 0.5 मिलता है। अब देखिए KC भी 0.5 के बराबर है, इसीलिए QC KC के बराबर है और अभिक्रिया साम्यावस्था पर है। और जब कोई अभिक्रिया साम्यावस्था पर होती है तो अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर रहती है। आइए साम्यावस्था पर अपनी अभिक्रिया पर वापस लौटें, लेकिन इस बार हम तापमान को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि कम करेंगे। यदि हम गर्मी को एक उत्पाद की तरह मानते हैं तो तापमान को कम करने पर हम मान सकते हैं कि उत्पादों में से एक की मात्रा कम हो रही है। इसीलिए कुल अभिक्रिया ज्यादा उत्पाद बनाने के लिए दाईं ओर अग्रसर करेगी। यदि हम इस प्रश्न को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में सोचकर हल करते हैं तो सामान्य तौर पर ताप को कम करने पर साम्य स्थिरांक में वृद्धि होती है यानी साम्य स्थिरांक बढ़ता है। और यदि साम्य स्थिरांक बढ़ता है तो Q K से कम होगा, और जब Q K से कम होता है तो कुल अभिक्रिया दाईं ओर अग्रसर करेगी। कुल अभिक्रिया तब तक दाईं ओर जाती रहेगी जब तक Q K के बराबर ना हो जाए और साम्यावस्था फिर से स्थापित ना हो जाए।
अब आइए एक उष्माशेषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन पर नजर डालें, जहां डेल्टा H शून्य से अधिक है। जब 6 पानी के अणु कोबाल्ट 2+ आयन के साथ संकुल यानी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो परिणामी आयन गुलाबी रंग का होता है, और जब 4 क्लोराइड आयन कोबाल्ट 2+ आयन के साथ संकुल बनाते हैं तो परिणामी आयन नीले रंग का होता है। जब गुलाबी आयन 4 क्लोराइड आयनों के साथ अभिक्रिया करता है तो नीला आयन बनता है। और क्योंकि यह अभिक्रिया उष्माशेषी है, हम गर्मी को अभिकारक पक्ष पर डाल सकते हैं। हम यहाँ नीचे दिए गए इन चित्रों का उपयोग यह समझने के लिए करेंगे कि तापमान में परिवर्तन होने पर साम्यावस्था पर उष्माशेषी अभिक्रिया में क्या होता है। लेकिन ये चित्र इस अभिक्रिया का सटीक रूप से वर्णन नहीं करते, ये केवल रंग में बदलाव को समझने के लिए हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यह बीच वाला चित्र साम्यावस्था पर अभिक्रिया को दर्शाता है, और यदि साम्यावस्था पर नीले आयन और गुलाबी आयन दोनों की पर्याप्त मात्रा है तो परिणामी साम्यावस्था मिश्रण एक जलीय विलायन होगा यानी एक्वेस सॉल्यूशन होगा, जो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। क्योंकि यह एक उष्माशेषी अभिक्रिया है, हम गर्मी को एक अभिकारक की तरह मान सकते हैं। अब यदि हम ताप को बढ़ाएं, हम मान सकते हैं कि हमने एक अभिकारक की मात्रा बढ़ा दी है, और इसीलिए कुल अभिक्रिया उस अभिकारक की मात्रा को घटाने के लिए दाईं ओर अग्रसर करेगी। जब कुल अभिक्रिया दाईं ओर जाती है, नीले आयनों की मात्रा बढ़ती है और गुलाबी आयनों की मात्रा घटती है। इसीलिए यदि हम दाईं ओर दिए गए इस चित्र को देखें तो हम कह सकते हैं कि बीच वाले साम्यावस्था मिश्रण की तुलना में अब हमारे पास गुलाबी आयन से ज्यादा नीले आयन है। इसीलिए इस तीसरे चित्र में परिणामी जलीय विलायन नीला दिखाई देगा। अब यदि हम रिएक्शन कोएफिशिएंट Q के बारे में सोचें तो एक उष्माशेषी अभिक्रिया के लिए ताप को बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक K में वृद्धि होती है, और यदि K बढ़ता है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q K से कम होता है, और जब Q K से कम होता है तो कुल अभिक्रिया दाईं ओर अग्रसर करती है। अब आइए बीच वाले चित्र पर वापस जाएं। जैसा कि हमने देखा था, यह अभिक्रिया मिश्रण को साम्यावस्था पर दर्शाता है। अब इस बार हम तापमान को बढ़ाने के बजाय कम करेंगे। यदि हम गर्मी को एक अभिकारक की तरह माने और हम तापमान को कम करते हैं तो हम मान सकते हैं कि हम अपने एक अभिकारक की मात्रा को घटा रहे हैं। इसीलिए कुल अभिक्रिया हमारे अभिकारक की मात्रा को बढ़ाने के लिए बाईं ओर अग्रसर करेगी, और जब हमारी अभिक्रिया बाईं ओर जाती है तो नीले आयनों की मात्रा कम होगी और गुलाबी आयनों की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए जब हम बीच वाले चित्र की तुलना बाईं ओर वाले चित्र से करते हैं तो हम देखते हैं कि बाईं ओर वाले चित्र में गुलाबी आयनों की मात्रा नीले आयनों की मात्रा से कई ज्यादा है। इसलिए हमारा विलयन गुलाबी दिखाई देगा। अगर हम उष्माशेषी अभिक्रिया के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट Q के बारे में सोचें तो सामान्य तौर पर जब हम ताप कम करते हैं तो साम्य स्थिरांक कम हो जाता है, और जब साम्य स्थिरांक कम होगा तो Q K से अधिक होगा, जिसका अर्थ है कि बहुत सारे उत्पाद हैं और अभिकारक पर्याप्त नहीं है। इसलिए कुल अभिक्रिया बाईं ओर अग्रसर करेगी। आइए अपनी उष्माक्षेपी अभिक्रिया पर वापस लौटें। मान लीजिए कि हमारे पास शुरुआत में केवल A है और B बिल्कुल नहीं है, और हमारा लक्ष्य है जितना संभव हो सके और जितनी जल्दी हो सके उतना B को बनाना। अभिक्रिया का वेग यानी रेट बढ़ाने के लिए एक तरीका है तापमान को बढ़ाना, लेकिन उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक K कम हो जाता है, और यदि साम्य स्थिरांक K घटता है तो साम्यावस्था पर पहुंचने पर B की मात्रा घट जाती है। इसलिए हम अपनी अभिक्रिया को बहुत अधिक तापमान पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इससे साम्य स्थिरांक कम हो जाएगा। इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। आइए B की सांद्रता बनाम समय के आरेख यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वर्सेस टाइम के ग्राफ को देखें। पहले तो इस नीले वक्र यानी कर्व को देखते हैं, जो उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया को दर्शाता है। जब समय 0 के बराबर होता है तो B की सांद्रता 0 होती है, क्योंकि हम केवल A से शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे A B में बदलता है समय के साथ B की सांद्रता बढ़ती जाती है और अंत में B की सांद्रता स्थिर हो जाती है। और जब B की सांद्रता स्थिर हो जाती है तो अभिक्रिया साम्यावस्था पर पहुंच जाती है। तो यहाँ यह बिंदीदार रेखा यानी डॉटेड लाइन साम्यावस्था पर B की सांद्रता को दर्शाती है। अब यह पीला वक्र उत्प्रेरक के साथ वाली अभिक्रिया को दर्शाता है। तो एक बार फिर हम केवल A से शुरू करते हैं, इसलिए जब समय 0 के बराबर होता है तो B की सांद्रता 0 होती है, और जैसे जैसे समय गुजरता है A B में बदल जाता है, इसलिए B की सांद्रता बढ़ती है और अंत में B की सांद्रता स्थिर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया साम्यावस्था पर पहुंच गई है। ध्यान दें कि बिना उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया की तुलना में उत्प्रेरक के साथ वाली अभिक्रिया साम्यावस्था पर बहुत तेजी से पहुंचती है। इसलिए उत्प्रेरक के उपयोग से अभिक्रिया तेजी से साम्यावस्था तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान दें कि B की अंतिम साम्यावस्था सांद्रता बिना उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया और उत्प्रेरक के साथ वाली अभिक्रिया दोनों के लिए समान है। इसलिए उत्प्रेरक के उपयोग से साम्यावस्था मिश्रण के संगठन यानी कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा उत्प्रेरक अग्रिम अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रतिप अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को तेज करता है, लेकिन दोनों के वेग अभी भी बराबर है। और क्योंकि वेग बराबर है, साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में कोई बदलाव नहीं आता।